हेलो स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री। देखिए 3D ज्योमेट्री के बारे में आपने कुछ बेसिक चीजें क्लास 11th में पढ़ ली थी। क्लास 12th में जो सबसे पहला पॉइंट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पहला पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइंस। पहला पॉइंट डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस? सबसे पहले तो अपन 3D प्लेन को समझते हैं कि 3D प्लेन क्या होता है, जिसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। ये 3 डायमेंशंस हो गई। यहां पर अपने पास में ओरिजिन पॉइंट है। इस प्लेन में एक पॉइंट अपन एज्यूम कर लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट अपन जनरली क्या मानते हैं, एक्स वाई जेड। ये अपने पास में एक 3D प्लेन है, इसमें 3 डायमेंशंस है, एक्स, वाई और जेड। और इस प्लेन के अंदर अपन एक पॉइंट एज्यूम कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स, वाई और जेड। ये है क्या है अपने पास में, ये ओपी वेक्टर है। ओपी वेक्टर बताओ क्या बनेगा? ओपी का मतलब क्या होगा? ओपी का मतलब इसको अपन बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। बोलो, इस बात को समझ पा रहे हो? यानी किसी भी पॉइंट की यदि आप ओरिजिन पॉइंट से अगर पोजीशन देखोगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इस पॉइंट का अगर मैं आपसे पूछूं कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे? इस ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 0। तो इस ओपी वेक्टर के ओपी वेक्टर क्या बनेगा अपने पास में? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये ओपी वेक्टर बन गया। और यहां से अगर अपन ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यानी इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास में आ गया, ये आर वेक्टर है। तो इस लाइन की अगर अपने को डायरेक्शन कोसाइन सही है तो क्या मान लेते हैं अपन? समझना ध्यान से, कि मान लेते हैं कि ये लाइन ओपी जो है ना, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? अल्फा। पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि ये लाइन कितना एंगल बना रही है? बीटा। और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ ये लाइन क्या एंगल बना रही है? गामा। तो ये लाइन ओपी जो है वो इन तीनों एक्सिस के साथ अगर अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाती है तो इस लाइन ओपी की जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी? कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। ठीक है ना? तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? इफ लाइन ओपी, इफ लाइन ओपी मैक्स एंगल्स विद पॉजिटिव मैक्स एंगल ये लिख देते हैं अपन, मैक्स एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ
with positive direction of x, y and z axis रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये मैंने क्या लिखा कि यदि कोई लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ अगर अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाती है तो उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगी? देन डायरेक्शन कोसाइंस, तो क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस? कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। क्लियर है ये बात? कोस अल्फा को अपन जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोस बीटा को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोस गामा को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या ध्यान रखोगे कि यदि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाती है तो उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या हो जाएंगी? एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा और एन इज इक्वल टू कोस गामा। और यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकल के आता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, आपको ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। और ये आपने वेक्टर वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट। और वेक्टर वाला चैप्टर अगर आपको ध्यान से समझ में आएगा ना ढंग से, तभी आप 3D ज्योमेट्री अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो ना। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बनता है इसके बीच में? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, यानी डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 1 के इक्वल। समझ पा रहे हो इस बात को? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको आप इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर है ये बात? तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ये अपने को रिजल्ट याद रखना है। ये अपने को याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या एल की जगह आपने कोस अल्फा रख दिया, एम की जगह कोस बीटा रख दिया, एन की जगह कोस गामा रख दिया, तो ये अपने पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है ना, कोस अल्फा कोस बीटा। यानी इससे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है? जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दे दे कि एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ लाइन 60 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये बताओ कि वो लाइन जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहां पर 30 रख देंगे, यहां पर 60 रख देंगे, और यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में? गामा की। तो ये पता कर सकते हैं कि वो लाइन जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी। क्लियर है ये बात? कर सकते हो आसानी से। और यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकल के आता है। देखो आपने ये रिजल्ट पढ़ा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये रिजल्ट पढ़ा है अभी अपन। बताओ कोस स्क्वायर अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत यहां तक? कोस स्क्वायर बीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर गामा को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है ये बात? तो यहां से बताओ क्या बना अपने पास में? 1 1 1, कितना बन गया? 3। इन सब में माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन गया बोलो? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? तो 1 को तो ले आओ इधर और इस टर्म को ले जाओ उधर, तो एक्चुअल में अपने पास में एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू
2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब ये रिजल्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है, और इससे पहले वाला रिजल्ट है ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह, ठीक है ना। इस रिजल्ट से आप वो वाला रिजल्ट आसानी से बना सकते हो। क्लियर है ये बात यहां तक? ये थी डायरेक्शन कोसाइंस की बात, ठीक है ना। जैसे यहां से फॉर एग्जांपल अपने को इस प्रकार से दे रखा है कि मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है लाइन, 30 डिग्री, बीटा बना रही है 60 डिग्री, ठीक है ना, और आपसे पूछ रहा है कि गामा कितना होगा, ये आपको बताना है। क्लियर है ये बात? तो आप क्या करोगे, रिलेशन आपको पता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बोलो सही है क्या ये बात? तो यहां से मैं अगर अल्फा की जगह 30 डिग्री रख दूं तो कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस 60 कितना होगा 1/2 का स्क्वायर, ये अपने को चाहिए, तो कोस स्क्वायर गामा और इक्वल में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास में 3/4 और प्लस में 1/4, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर गामा और इक्वल में कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। ध्यान देना, ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/4, और यहां से क्या हो गया कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो बोलो ये कितना बन गया अपने पास में 3/4 प्लस 1/4 यानी 1, 1 को उधर ले जाओ, तो फाइनली अपने पास में क्या आ गया कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0, और कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0 का मतलब कोस गामा इज इक्वल टू 0, और कोस की वैल्यू बताओ 0 कहां पर होती है 90 डिग्री पर, तो इसका मतलब गामा की वैल्यू अपने पास में क्या निकल के आ गई 90 डिग्री। तो बोलो आसानी से बता सकते हो कि अगर आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल दे रखा है, वाई एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल दे रखा है, तो आप आसानी से जेड एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल बता सकते हो। क्लियर है ये बात, समझ जाओगे? चलिए इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। उस सेकंड पॉइंट का नाम है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज समझना स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं किसके, डायरेक्शन रेशियोज आर मल्टीपल्स ऑफ, डायरेक्शन रेशियोज आर मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है ये बात? ये ध्यान रखना है आपको कि डायरेक्शन रेशियोज आर मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जैसे मान लो अपने पास में कोई भी 3 नंबर हैं, ठीक है ना, अपने पास में कोई भी 3 नंबर हैं ए बी और सी, ये अपने पास में 3 नंबर है, और ये अपने पास में है डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल एम और एन से। क्लियर है? और ये क्या बोला अपन ने कि डायरेक्शन रेशियोज आर मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। मल्टीपल्स का मतलब कोई मैंने मल्टीपल यहां पर डाल दिया, मान लो लैम्डा, तो इसका मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं ये बोलूंगा ए इज इक्वल टू लैम्डा एल, बी इज इक्वल टू लैम्डा एम, सी इज इक्वल टू लैम्डा एन, या मैं फाइनली इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहां से मैं ए अपॉन एल, बी अपॉन एम और सी अपॉन एन, और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई लैम्डा के। बोलो यहां से लैम्डा निकालूंगा तो एल को इसके नीचे ले जाता हूं, यहां से लैम्डा निकालूंगा तो बी अपॉन एम हो जाएगा, यहां से लैम्डा निकालूंगा तो सी अपॉन एन हो जाएगा। तो यहां से मैं एक ये बोल सकता हूं कि डायरेक्ट किसी भी एक लाइन के डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है ये बात? लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पर जो लैम्डा लेंगे ना अपन, वो 0 नहीं होगी लैम्डा की वैल्यू, 0 को छोड़ करके आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना, 0 को छोड़ करके। इसका मतलब क्या हुआ
कि जीरो को छोड़ करके कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हो लैम्डा की वैल्यू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज आर proportional to direction cosine, proportional to direction cosine, ये भी आप बोल सकते हो। क्लियर है ये बात? इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज और कुछ नहीं होते, डायरेक्शन रेशियोज एक्चुअल में यही होता है ना, डायरेक्शन कोसाइंस, और इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या यूनिक हो सकता है? यूनिक का मतलब केवल एक, उससे मतलब उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकते, बहुत सारे हो सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अरे भाई मैं अगर लैम्डा की वैल्यू चेंज करता जाऊं तो वैसे वैसे डायरेक्शन रेशियोज भी चेंज हो सकते हैं ना। तो एक पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि डायरेक्शन रेशियोज कभी भी यूनिक नहीं होते हैं, इज नॉट यूनिक। यूनिक नहीं होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू मैंने 1 रखी तो a इज इक्वल टू एल, बी इज इक्वल टू एम, सी इज इक्वल टू एन हो गया। लैम्डा की वैल्यू मैंने -1 रखी तो a की वैल्यू -l, b की वैल्यू -m। मतलब लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे वैसे वैसे किसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी? a, b और c की। और यहां a, b, c क्या है एक्चुअल में? वेयर a, b एंड c आर डायरेक्शन रेशियोज। ये जो अपन ए बी सी माने हैं ये एक्चुअल में क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। ये पॉइंट आप समझ गए, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन समझ गए। अब आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी वेक्टर दे रखा है, कोई भी वेक्टर, जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर लिखा, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने कोई भी वेक्टर अगर लिखा, उस वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं अपन स्केलर कंपोनेंट्स जो होते हैं। अगर मैं आपसे इसमें ये पूछूं कि बताओ स्केलर कंपोनेंट्स क्या है, स्केलर कंपोनेंट्स, तो आप क्या बोलोगे? एक्स वाई जेड, ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स है। और वेक्टर कंपोनेंट की बात करूंगा तो आई जे के और लगा दूंगा उसके साथ में ना। तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो गए? बोलो एक्स, वाई और z। और एक बात का एक विशेष ये ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर में, किसी भी दिए गए वेक्टर में स्केलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो उस वेक्टर के क्या कहलाते हैं? उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। ये बात आप ध्यान रखोगे, चाहे कोई भी वेक्टर आपको दे रखा है, उस वेक्टर में स्केलर कंपोनेंट्स हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं आई जे के जो कोफिशिएंट है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। और उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर में जो स्केलर कंपोनेंट्स आएंगे, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर में, अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? ए कैप। ए कैप क्या है? ए कैप है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या ये बात? तो इसमें अपने पास में जैसे मान लो ये क्या बनेगा अपने पास में एक्चुअल में? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप, और मैं फाइनली नीचे ऐसे लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो एक्चुअल में इसके अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होंगे, तो आप बोलोगे एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहां से आपको वापस बता देता हूं कि कोई भी वेक्टर अगर आपको दे रखा है, उस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स तो कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज, और उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स है, जैसे इसका यूनिट वेक्टर क्या है? ए कैप, तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स कौन से हुए? ये वाले। तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है ये बात सबको? इस प्रकार से आपको निकालना है। क्लियर है, समझ गए? चलिए इसके बाद में, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो अगर अपने पास में कोलिनियरिटी पूछे, जैसे अपने को 3 पॉइंट्स दे दे और उसकी कोलिनियरिटी बतानी हो, कोलिनियरिटी
ऑफ 3 पॉइंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपको कोलिनियरिटी बतानी हो कि ये अपने को प्रूव करना है कि अपने को मान लो दे रखे 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको ये पूछ रहा है कि ये प्रूव कीजिए कि ये तीनों पॉइंट्स जो है ना वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, मतलब तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हो, कोलिनियर हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मान लो अपने पास में 3 पॉइंट है, लेट ए, एक पॉइंट अपने पास में ये है जिसके कोऑर्डिनेट अपन ने क्या मान लिए, x1 y1 और z1। एक पॉइंट अपन ने मान लिया b, x2 y2 z2, ठीक है। और एक पॉइंट अपन ने मान लिया c, x3 y3 और z3। क्लियर है। और ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है ना, लेट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स अपन ने मान लिए। ये 3 पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब दैट इज लाई ऑन ए लाइन। लाई ऑन ए लाइन का मतलब एक ही लाइन पर क्या करते हैं, ये लाई करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, तो अपने को सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है ना, या लाइन ए बी बोल सकते हो आप। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए बी। तो अगर सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए बी वेक्टर क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ए बी वेक्टर क्या है, बोलो। ए बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, जब भी अपने से पूछे 2 पॉइंट से पास होने वाला वेक्टर पूछे तो अपने को क्या करना है, बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है ये बात। मतलब ए बी वेक्टर अगर आपसे पूछता है तो क्या बोलोगे कि पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर में आपको कुछ नहीं करना, जो पॉइंट दे रखा है ना उसके आगे आई जे के और लगा दो। तो एक्चुअल में बताओ क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस में z2 k कैप। और ओ ए वेक्टर क्या आ जाएगा, बोलो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो बोलो यहां से ए बी वेक्टर अपने पास में क्या बन गया, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि किसी भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो बताओ डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हो गए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसी टाइप से अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन BC, तो आप क्या बोलोगे, x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 और z3 माइनस z2। ये दो काम करोगे आप। पहले तो आप किसके निकालोगे, डायरेक्शन रेशियोज लाइन ए बी के, फिर आप निकालोगे लाइन बी सी के। और अगर लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी इज proportional to direction ratios of line BC, देन अपन क्या कह सकते हैं, देन पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। क्लियर है ये बात। मतलब आप लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे, लाइन बी सी के डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे, और ये अगर प्रोपोर्शनल आ जाता है, प्रोपोर्शनल का मतलब पता है, जैसे मान लो इसको मैंने बोल दिया A1, ठीक है ना, इसको मैंने बोल दिया A2, ये सॉरी B1 है ना, इसको अपन बोल देते हैं B1, इसको मान लो अपन ने बोल दिया A1, इसको बोल दिया B1 और इसको बोल दिया C1, इसको बोल दिया A2, ठीक है ना, इसको बोल दिया B2 और इसको बोल दिया C2। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है
A1/A2, B1/B2 और C1/C2। और अगर इस प्रकार का रिलेशन अगर अपने पास में बनता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, तो इसका मतलब अपन क्या कह देंगे कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, मतलब तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलीनियर है। समझ में आई ये बात? होता है।